हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए हैं और उसके बारे में देखा। अशोक के धम्म के बारे में जाना। आज हम जानेंगे धम्म के प्रचार के लिए अशोक के कार्य। तो अशोक ने कौन कौन से कार्य किए थे धम्म के प्रचार के लिए। हमने कलिंग के युद्ध के बारे में देखा था लास्ट वीडियो में। उस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म घोष को अपना लिया था। तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अपने शासनकाल के दौरान अनेक कार्य किए थे, जैसे सबसे पहले अभिलेख को उत्कीर्ण करना। तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया। इन अभिलेखों के माध्यम से उसने अपना संदेश अपने साम्राज्य के दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाया। ये अभिलेख उसके साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए थे। युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। विहार यात्राओं के स्थान पर धार्मिक यात्रा शुरू किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा बोध गया और लुम्बिनी का महात्मा बुद्ध से क्या संबंध है। आगे देखें, तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था। मैंने आपको बताया था 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध समिति अशोक के शासनकाल में हुई थी, मौग्लीपुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में। तो अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौग्लीपुत्र तीस ने की थी। इस समिति के बाद अशोक के द्वारा विभिन्न दिशाओं में अनेक धर्म प्रचारक भेजे गए। कौन कौन से ये देख लेना एक बार। महारक्षित यवन में भेजा गया, मंजिम को हिमालय में, मंजतिक को कश्मीर में, धर्मरक्षित को अपरांतक में, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र में, महादेव को मैसूर में, सोन व उत्तरा को स्वर्ण भूमि म्यांमार बर्मा में, और महेंद्र और संघमित्रा ये इम्पोर्टेंट है, ये उन्हीं के बेटे और बेटी थी जिसे वहाँ उन्होंने श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, श्रीलंका में भेजा था धम्म के प्रचार के लिए। धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों को नियुक्त किया। ये व्यक्ति जनता के मध्य जाकर अशोक के धम्म का प्रचार करते थे। अशोक के धम्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट आता है धम्म से संबंधित झांकियां निकालना। अशोक ने धम्म के अंतर्गत यह बताया था कि जो व्यक्ति इसका पालन करेगा उसे स्वर्गिक सुखों की प्राप्ति होगी, और जनता के बीच इस सिद्धांत को और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अशोक ने स्वर्गिक सुखों से संबंधित झांकियां निकालना शुरू किया था। इससे भी क्या हुआ था, धम्म का प्रचार हुआ था। आगे आता है लोक कल्याण के कार्य करवाना। अशोक ने धम्म का जो सकारात्मक पहलू प्रस्तुत किया था वह लोक कल्याणकारी स्वरूप लिए हुए था। इसी मार्ग पर अशोक ने चलते हुए रास्तों के किनारों पर वृक्ष लगवाए, यात्रियों के ठहरने के लिए भवन बनवाए, औषधालय बनवाए और इससे संबंधित अन्य कार्य भी करवाए थे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पर्ण। नोट कर लेना, पर्ण क्या होता है, एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो मौर्यकालीन मुद्रा को पर्ण कहा जाता था, जो चांदी का बना होता था। कुम्हार क्या है, कला। मौर्यकालीन महलों के अवशेष मिले जो विशेष तौर पर लकड़ी से निर्मित होते थे, इन्हें क्या बोलते थे, कुम्हार। स्तंभलेख, चुनाव के बर्बा पत्थर। आगे देखते हैं, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। अशोक ने अभिलेखों, जो अशोक के अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या थी, प्राकृत थी, और कितनी लिपि, 4 लिपियों में लिखा गया था। कौन कौन से 4 लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि कहाँ से मिली है, इसके अभिलेख हमें भारत से मिले हैं। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं। अरमाइक लिपि के जो अभिलेख हैं वो अफगानिस्तान से मिले हैं, और ग्रीक लिपि के अभिलेख हमें अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिले हैं। ठीक है, खरोष्ठी लिपि क्या है, यह आ जाता है एग्जाम में। तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता किसे मिली थी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम क्या लिखवाया है, देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं का पसंद। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की और नैदर तथा उदय गोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ हमें मिला है। राजस्थान के ब्राभ्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा है।
ये हमें ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान के जो तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो वहाँ राजस्थान का जीके आ जाता है, जहाँ ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब अशोक के 14 अभिलेख देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रथम अभिलेख में अशोक ने क्या है, तो इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में क्या है, इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा है, ठीक है। तृतीय अभिलेख में क्या है, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक और प्रदेशक की चर्चा की है, जो धम्म के प्रचार के लिए थे। चतुर्थ शिलालेख में इसमें भेरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की नीति पर चर्चा की है। पांचवें अभिलेख में इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। छठवें शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। सातवें शिलालेख में इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है, यह सबसे बड़ा शिलालेख है। और धम्म के बारे में जो उत्तर है वही भी इसमें ही अशोक ने दिया है, ठीक है। आठवां शिलालेख क्या बोलता है, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। 10वें वर्ष में बोध गया, 20वें वर्ष में लुम्बिनी, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां अभिलेख जो है, उसमें क्या मिलती है, शिष्टाचारों का और सच्ची भेंट का वर्णन मिलता है। 10वें शिलालेख में राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या। 12वें अभिलेख में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। और 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था। ये 14 अभिलेख अशोक के हमने देखे। अब देखते हैं मौर्यकालीन प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन से थे। सबसे पहले आता है शुल्काध्यक्ष, यानी व्यापार से प्राप्त कर और चुंगी एकत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट है पौतवाध्यक्ष, क्या होता है, माप तोल के मान को नियंत्रित करने वाला। सूत्राध्यक्ष, वस्त्रोद्योग मंत्री को सूत्राध्यक्ष बोलते थे। सूनाध्यक्ष क्या, तो बूचड़खाने या चर्म उद्योग के अध्यक्ष को सूनाध्यक्ष कहते थे। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, घोड़ों की देखभाल करने वाला। हस्त्याध्यक्ष, हाथियों की देखभाल करने वाला। अकाराध्यक्ष, खान मंत्री। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग। ये मौर्यकालीन प्रमुख अध्यक्ष थे जो हमने देखे। अब देखते हैं मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गंज सेना, 8,000 रथ सेना थी। ये आ जाता है सैन्य व्यवस्था। बताइए, तो यहाँ पे 6 लाख तो पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना थी, ठीक है। अब देखते हैं मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था। इस विभाग में कितने सदस्य होते थे, 30 सदस्य होते थे। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार 3 प्रकार के युद्ध थे, एक प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तुष्ण युद्ध। प्रकाश युद्ध आमने सामने का युद्ध, कूट युद्ध चालाकी और छलबाजी से युद्ध, और तुष्ण युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध होता था, ठीक है। अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो मेगास्थनीज थे उन्होंने चातुर्वर्ण का उल्लेख नहीं किया, किंतु उसने आर्थिक आधार पर 7 वर्णों का उल्लेख किया है। कौन से हैं वो, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। अब देखते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला। तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।